हम विज्ञान में कक्षा 6 का 10वां पाठ गति एवं दूरियों का मापन पाठ्य पुस्तक में समझेंगे। तो इसमें गति और दूरियों का मापन सबसे पहले हम यातायात की कहानी से शुरू करते हैं। जब पुराना समय था, प्राचीन काल में लोग यातायात के लिए पैदल ही चलते थे, क्योंकि उस समय कोई उनके पास साधन नहीं था। उसको सामान भी वो अपनी पीठ पे लाद कर ले जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों से नाव बनाई और नाव से वो जल के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने विज्ञान ने धीरे धीरे तरक्की की और पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का आविष्कार के बाद हजारों वर्षों तक पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए, और जिससे धीरे धीरे फिर उन्होंने मानव ने पशुओं से चलने वाली गाड़ियाँ बना ली, जिनका उपयोग फिर यातायात के लिए वो करने लगा, जैसे ये बैलगाड़ी है। फिर उसके बाद और भी आगे तरक्की की, और उसके बाद भाप इंजन का आविष्कार हुआ। भाप इंजन से रेलगाड़ियाँ जिसमें सवारी गाड़ी थी और माल गाड़ियाँ थी वो चलने लगी, जिससे सामान और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। जैसे ये मालगाड़ी है, ये तो ये पहले भाप के इंजन थे जो कोयले से चलते थे, तो उन इंजनों का हम इसी ट्रेन में उपयोग करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे और विज्ञान ने तरक्की की और उसमें मोटर कार, ट्रक, बस आदि का उपयोग यातायात के रूप में करने लगे, क्योंकि इसमें ये पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद अब आज हम देखते हैं कि हमारे पास विद्युत रेल यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन है, सुपरसोनिक वायुयान है, इतनी तेज़ चलते हैं वो, और अंतरिक्ष यान भी हैं, जिससे हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे भी जा सकते हैं, जैसे चांद पे जाते हैं, मंगल ग्रह पे भी गए थे। तो इस प्रकार ये यातायात की कहानी है। अब देखो, उसके बाद इस चित्र में देखते हैं हम, जैसे हमारे दो बच्चे क्लास में हैं, उनके पास एक डेस्क है। अब उनको दोनों को इस डेस्क पे बैठना है, लेकिन एक बच्चा ज़्यादा जगह ले लेता है। तो टीचर कहता है कि आप इसको मेज़ को दो हिस्सों में बांट लो, ताकि आधा आधा हो जाए, आधे में आप बैठो, एक बच्चा बैठेगा, आधे में दूसरा बच्चा बैठेगा। तो लेकिन बच्चों के पास इसको हाफ करने के लिए कोई यंत्र नहीं, तो उनके पास गिल्ली डंडा है, उन्हीं से ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको आधा आधा कर लें। तो अब इसको आधा करने के लिए इनको मापने की आवश्यकता पड़ी। तो आपने देखा कि मापने की आवश्यकता हमें हमारी ज़िंदगी में क्यों पड़ती है। अनेक ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पे हमें मापने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे पास, लेकिन पुराने समय में हमारे पास साधन नहीं थे, तो गिल्ली डंडे से भी माप सकते थे। फिर उसके बाद धीरे जो पुराने समय में थे, तो लोग अपने, जैसे दर्जी है, दर्जी के कपड़े की लंबाई मापते हैं, कपड़ा मापते हैं कपड़ा सीने के लिए, या बढ़ई है, अलमारी की लंबाई मापता है, चौड़ाई मापता है। और भी हमारे पास अनेक ऐसी समस्याएं आती हैं, जैसे कमरे की लंबाई मापना, डेस्क की कितना चौड़ा है, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। ये सभी हमारे पास ऐसी समस्याएं हैं जिनको में हमें दूरी मापने की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद है हमारे पास कुछ मापन में हम क्या करेंगे, जैसे हम बच्चों को क्या बोल सकते हैं कि सभी बच्चे कमरे की अपने कदमों की लंबाई से कमरे की लंबाई मापें, कमरे की चौड़ाई मापें। फिर उसके बाद जैसे ये हमारे पास ये बच्चा है, ये अपने हाथ के बालिश से मेज की लंबाई को माप रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि कदम की लंबाई या बालिश की लंबाई या हाथ की लंबाई या उंगलियों की लंबाई, ये सभी ऐसे मापक नहीं हैं जिन पर हमें विश्वास हो, क्योंकि मनुष्य छोटे बड़े होते हैं, शरीर उनके छोटे बड़े होते हैं, तो उनके हाथ भी छोटे बड़े हो सकते हैं, तो उससे लंबाई सही नहीं मापी जा सकती। तो सही लंबाई मापने के लिए हमारे पास एक निश्चित राशि, ज्ञात राशि होनी चाहिए, जिसे हम मात्रक कहते हैं। तो किसी भी राशि को मापने के लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे पास, तो उसके उसके लिए हमें मानक मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ये समझेंगे मापन के मानक मात्रक क्या होते हैं। तो जैसे प्राचीन काल में लंबाई उंगली की चौड़ाई से और एक कदम की दूरी से, इनसे मापा करते थे। या और भी हमारे पास, जैसे हड़प्पा काल में, आपने याद रखनी है ये बातें कि हड़प्पा काल में लोग लंबाई मापने के लिए जो भी यंत्र अपनाते थे वो परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाएं होती थी, यानी उनके पास ऐसे साधन थे जिनसे वो सही लंबाई मापते थे। फिर उसके बाद मिस्र के लोग जो हैं, कोनी से उंगली के छोर तक, जिसे हाथ कहते हैं, इससे लंबाई मापते थे। और कई स्थान में कई जगहों पर फुट का उपयोग किया जाता था मापने के लिए, लेकिन अलग अलग स्थानों पे फुट की लंबाई भी अलग अलग थी, क्योंकि लोग एक दूसरे से नहीं जुड़े होते थे, दूर दूर थे, तो उन्होंने फुट अपने हिसाब से बनाए हुए थे।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन समय में लोग मापने के लिए अलग अलग शरीर के अंगों का उपयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि शरीर के मापों में भिन्नता होती है तो इसी कारण से मापन में उलझनें आने लग गई। लेकिन वर्ष 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। मीटर पद्धति का उपयोग किया गया अब एक समानता के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, संसार के सारे वैज्ञानिक, सभी देशों के वैज्ञानिकों ने आपस में एक बैठक की जिसमें उन्होंने मानक मात्रों का एक सेट तैयार किया जो यानी सभी देशों में लागू होगा। और इस प्रणाली को उन्होंने मात्रक प्रणाली का जो उपयोग हो रहा था, इस प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली का नाम दिया, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली या एसआई मात्रक। अब लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। ये भी प्रश्न आता है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर। और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, ये आप एसआई मात्रक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। ये आपने याद रखनी है बातें और अपनी कॉपी में भी नोट रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास है जैसे 1 मीटर में कितनी लंबाई होती है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर, 100। ये भी आपने याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर भी होते हैं। तो लेकिन सभी दूरियां लंबाई मीटर में नहीं माप सकते, क्योंकि जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी मापनी है तो बहुत लंबी हो जाती है वो, तो उसके लिए हमारे पास किलोमीटर है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और उसके बाद लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप, इसके लिए हमें क्या है, जैसे हमें लंबाई मापनी है तो उसके लिए सही लंबाई मापे, इसके लिए हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, तो इसके लिए हमें 3 बातें मुख्य हैं जो लंबाई मापते समय ध्यान रखनी होती हैं। एक तो हमने वस्तु की लंबाई जिसकी मापनी है उसके अनुदिश, लंबाई के अनुदिश हमें पैमाना रखना होता है, जैसे इस चित्र में रखा हुआ है। ऐसे नहीं रखना क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन हमने लंबाई के अनुदिश रखना है, सीधा रखना है। तो एक बात आपने ये याद नोट करनी है। उसके बाद कई स्केल होते हैं पुराने हो जाते हैं, उनके सिरे टूटे होते हैं, तो उसमें जीरो या शून्यांक स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो उस स्थिति में हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर से जहाँ पे 1 लिखा होता है वहाँ से शुरू करना होता है मापना, और जहाँ तक भी लंबाई जाती है, जैसे इस स्थिति में ये 13 तक है, या इस स्थिति में देखते हैं हम, यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, 0 से नहीं 1 से शुरू किया है ये, और 1 से शुरू करके ये 14 तक गया है। तो इसकी लंबाई होएगी 14 में से 1 कम कर लेते हैं क्योंकि 1 इधर फालतू है, तो इसलिए इसकी लंबाई आएगी 13 या 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें जब हम 1 से शुरू करते हैं तो जितना भी पाठ्यांक दूसरे सिरे पे आता है उसमें से 1 कम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 14.3 सेंटीमीटर आया, तो उसमें से हमने 1 सेंटीमीटर कम कर लिया, तो 13.3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई का मात्रक है। फिर तीसरी बात हमें ध्यान रखने की बात यह है कि हम आँख की हमारी स्थिति सही होनी चाहिए, सही स्थिति में हमारी आँख होनी चाहिए जब भी हम किसी वस्तु को मापते हैं। जैसे हमारे पास जो बी वाला लड़का है, इसकी आँख की स्थिति सही है क्योंकि ये लंबवत स्केल के ऊपर लंबवत है, लेकिन जो ए और सी है, जो इन दोनों की स्थितियाँ गलत हैं। इस प्रकार हम लंबाई को अच्छी तरह से माप सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास कोई वक्र वस्तु होती है, वक्र रेखा है, उसको सही मापने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक धागा ले लेते हैं। धागे के द्वारा हम वक्र का मतलब इस तरह से की वस्तु होगी कोई, इसकी लंबाई मापने के लिए हमारे पास स्केल का तो हम उपयोग डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक धागा लेंगे और धागे के द्वारा पहले इसकी लंबाई माप लेंगे, जैसे ये मापी जा रही है यहाँ पे, और फिर उस धागे को हम स्केल के द्वारा माप सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, तो गतिशील और विराम अवस्था में वस्तुएं होती हैं। तो जैसे हम देखते हैं हमारे पास ये सारणी है विराम और गतिशील वस्तुएं, तो यहाँ पे घर है, मेज है, घड़ी है, तो ये ऐसी वस्तुएं हैं जो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती, एक ही स्थान पे रहती हैं, इसलिए ये विराम अवस्था में है। और जैसे उड़ती हुई चिड़िया है, घड़ी की सेकंड की सुई है, चलती हुई कार है, या एरोप्लेन है जो हवा में उड़ रहा है, तो वो गतिशील अवस्था में है। तो इस तरह की वस्तुएं जो समय के साथ अपना स्थान बदलती हैं वो गतिशील वस्तुएं होती हैं, और जो वस्तुएं समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती वो विराम अवस्था में होती हैं। फिर उसके बाद गति के प्रकार आते हैं हमारे पास। गति के प्रकार, गति हमारे पास सबसे पहले आती है सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति ये है, जैसे अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, जैसे ये लाइक लाइन में चल रहे हैं, सीधी लाइन में, रेखा में, तो ये सरल रेखा गति कहलाएगी, सरल रेखीय गति। यानी जब वस्तुएं
सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। फिर उसके बाद गति आती है हमारे पास वर्तुल गति। तो वर्तुल गति होती है गोल गोल जब कोई वस्तु घूमती है, किसी वृत्ताकार पथ पे घूमती है, उसे हम वर्तुल गति या वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे हमारे पास ये पंखा है, ऐसे घूमता है, या ये चिड़िया है, जब हवा चलती है तो ये ऐसे घूमती है, तो ये वर्तुल गति है। या ये पंखा है, इसकी पंख भी ऐसे ही घूमते हैं, तो ये भी वर्तुल गति है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आवर्ती गति। आवर्ती गति में जैसे हमारे झूले की गति होती है, कभी इधर जाती है झूला, कभी इधर आता है, तो इस तरह से ये आवर्ती गति है। और आवर्ती गति में हम क्या करते हैं, आवर्ती गति है हमारे पास जैसे जब कोई वस्तु किसी निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। जैसे हमारे पास ये है आवर्ती गति के उदाहरण है ये, जिसमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद गति दोहराती हैं, उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते हुए ढोल के की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गतियाँ होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो इसमें पाठ में यही है। तो इसमें वर्तुल गति, दूरी दूरी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच के रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। फिर मापन है, जैसे जब भी हम किसी राशि को मापते हैं, जब भी किसी राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करते हैं तो उसे मापन कहते हैं। फिर उसके बाद गति है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो उसे हम गति कहते हैं, उसे गति अवस्था में कहते हैं। आवर्ती गति एक ऐसी गति है जिसमें निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु उसी स्थान से गुजरती है जहाँ से वो पहले गुजरी, या बार बार गुजरती है, जैसे झूले की गति। सरल रेखीय गति ऐसी गति जिसमें वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं। ऐसा ही मात्रक है, ऐसे मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने जाते हैं उन्हें हम ऐसा ही मात्रक कहते हैं। और हमारे पास जो लंबाई का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है, वो हमारे पास है मीटर। फिर मापन के मात्रक, वस्तुओं को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मात्रक बनाए गए हैं, उन्हें हम मापन के मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है पाठ का सारांश है, ये भी आपने पढ़ लेना है अच्छी तरह से। और इसमें देखो ऐसा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाता था। फिर है प्राचीन काल में लंबाई मापने के लिए पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, कदम आदि का उपयोग करते थे, लेकिन इसके उलझने होने लगी, इसलिए किसी समय मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता हुई। और मापन प्रणाली कौन सी बनी? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग किया गया, सारे संसार में इसकी मान्यता है। और लंबाई का ऐसा ही मात्रक है मीटर। और सरल रेखा की अनुदिश गति, सरल रेखीय गति। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। यानी जैसे हम धागे में पत्थर बांध के घुमाते हैं तो धागे की लंबाई सेम रहती है, बराबर रहती है, और पत्थर घूमता रहता है वर्तुल गति में। और ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। तो ये पाठ आपने ध्यान से सुना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है, इसको आपने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो जा सके। धन्यवाद।